अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कैलकुलस एनालिटिकल ज्योमेट्री के कोर्स का पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारा चैप्टर 1 का सेक्शन 1 है, फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम ये पार्ट 1 जिसमें हम फंक्शंस डिस्कस करेंगे और उनकी डोमेन और रेंज के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। बाकी वो जो उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ पार्ट 1 ऑफ सेक्शन 1.1। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कुछ डेफिनेशंस के साथ। पहली डेफिनेशन है रिलेशन। एनी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, एक जेनेरिक सी डेफिनेशन ये होगी कि एनी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इज कॉल्ड अ रिलेशन। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करें तो हमारे पास फॉर एग्जांपल दो सेट हैं ए एंड बी, तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर्स। इट कंसिस्ट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। लेकिन किस तरह की ऑर्डर्ड पेयर्स के ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट पहले सेट मतलब ए से आ रहा है और दूसरा एलिमेंट जो है वो बी से आ रहा है। चूंकि ऑर्डर्ड पेयर्स कह रहे हैं तो ऑर्डर मैटर्स, ऑर्डर चेंज कर देंगे तो ये ऑर्डर्ड पेयर डिफरेंट हो जाएगा, सेम ऑर्डर्ड पेयर नहीं रहेगा। यहाँ पर A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट जो होगा वो रिलेशन होगा फ्रॉम सेट A टू सेट B। अब ये जिस टाइप का हमने रिलेशन डिफाइन किया है ऑर्डर्ड पेयर्स में, तो जो पहला एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है इसमें इसको हम इनपुट ऑफ रिलेशन भी कहते हैं। ये पहला ए जो है दैट इज कॉल्ड इनपुट, और आपका बी एलिमेंट जो है दैट इज कॉल्ड आउटपुट। समटाइम्स वी कॉल इट इमेज, मतलब आउटपुट भी कहेंगे अगेंस्ट एन इनपुट, और इसे इमेज ऑफ ए भी कहते हैं। डिफरेंट जो टर्म्स हैं यूज की जाती हैं। अब हम एक एग्जांपल लेकर भी देख लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई फाइनाइट सेट्स हैं, फॉर एग्जांपल ए जो है वो 1 2 3 है, सिमिलरली वी हैव अ सेट बी और उसके एलिमेंट्स हम क्या देते हैं, चलें ए भी हैं। तो हम कोई भी एक रिलेशन, डिफरेंट रिलेशंस आप डिफाइन कर सकते हैं कीपिंग दिस डेफिनेशन इन माइंड। तो अगर हम कोई एक रिलेशन डिफाइन करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जैसे मैं R1 लिखती हूँ, दैट इज रिलेशन 1 फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, और इसको हम लिख सकते हैं 1A, मतलब पहला एलिमेंट जो है ऑर्डर्ड पेयर का वो सेट ए में से आना चाहिए, सेकेंड एलिमेंट जो है वो ऑर्डर्ड पेयर का वो सेट बी में से आना चाहिए। 1A 1B, तो ये एक रिलेशन हो सकता है। इसी तरह आप R2 लिख सकते हैं, कोई सा भी मैं और सबसेट ले लेती हूँ। 1A और 2A 3A, राइट। इस तरह अपनी मर्जी से आप कोई से भी रिलेशंस बना सकते हैं। अब ये तो वो रिलेशन लिखने की एक तरीका है जिसमें आपको सेट्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ पता हो। लेकिन अगर आपका सेट इन्फिनिट है तो ऑफ कोर्स वी आर नॉट एबल टू राइट ईच एंड एवरी ऑर्डर पेयर इन द रिलेशन, तो हम रिलेशन को वेरिएबल्स में भी डिफाइन कर लेते हैं। जैसे हम आगे चलकर जो यूज कर रहे होंगे सेट, हम यूजुअली सेट ऑफ रियल नंबर्स यूज कर रहे होंगे, तो ऑफ कोर्स उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो नहीं होंगे कि हम हर ऑर्डर पेयर जो डिफाइंड रिलेशन है उसका लिख सकें। तो हम इस तरह से भी रिलेशन को लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई है तो एक्स और वाई की आपस की रिलेशन किस तरह है। जैसे अगर मैं कहूँ वन ऑफ द रिलेशंस कुड बी y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, यानी आप x को रियल नंबर्स इनपुट देते जाएं और आपके कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज आती जाएंगी, तो इस तरह ये एक रिलेशन डिफाइन हो जाएगा। इसी तरह एक और ऑर्डर पेयर मतलब एक्स वाई और वो उसका रिलेशन ये है कि x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो ये डिफरेंट टाइप के रिलेशंस जो हैं इस तरह आप बना सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं और फंक्शन एज रिलेशन कैसे डिफाइन करेंगे वो देखते हैं। फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज अ टाइप ऑफ रिलेशन। अब ये जो टाइप है ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशन है, हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता। अब किस टाइप का रिलेशन फंक्शन होता है, वेयर देयर इज एग्जैक्टली वन आउटपुट फॉर एवरी इनपुट। यानी अभी हम कह रहे थे ना कि इनपुट एलिमेंट्स जो हैं वो आपके फर्स्ट एलिमेंट जो है वो इनपुट एलिमेंट कहलाता है और सेकंड जो है वो आउटपुट कहलाता है। तो इसका मतलब यह है कि एक इनपुट के लिए आपके पास सिर्फ एक ही आउटपुट हो, एक इनपुट के लिए दो आउटपुट्स ना हो जाएं, तो ये दो से ज़्यादा एक से ज़्यादा आउटपुट्स ना हो जाएं। तो अगर एस रिलेशन ये प्रॉपर्टी फुलफिल करता है तो उस रिलेशन को कहते हैं फंक्शन। दैट इज फॉर एवरी एक्स देयर इज एग्जैक्टली वन वाई इन द ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई। तो अगर हमारे पास रिलेशन डिफाइंड है एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर के साथ, तो उसमें क्या होना चाहिए कि एक ही आउटपुट आ रही हो फॉर एवरी एक्स इन द ऑर्डर्ड पेयर्स। अब जैसे मैंने पीछे दो आपके सामने ये रिलेशंस रखे थे एक्स वाई के साथ,
तो अगर आप देखें पहला वाला रिलेशन जो है, अगर हम x और y दोनों रियल नंबर्स ले रहे हैं तो x के अगेंस्ट आपको एक यूनिक रियल नंबर ही मिल रहा है। कोई भी आप यहाँ पर x की रियल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको एक यूनिक, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो रिलेशन है ये फंक्शन होगा। अब यहाँ पर अगर आप x की कोई वैल्यू लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1 कहती हूँ x इज इक्वल टू 1 फॉर दिस रिलेशन, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू जो है वो 2 आ रही है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। तो एक इनपुट के लिए आपको दो दो आउटपुट्स मिल रहे हैं। इसका मतलब कि दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। इसी तरह आपके पास ये जो यहाँ पर मैंने डिफाइन किया था ऑर्डर पेयर्स में, तो ये पहला वाला रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, वेयर एज आपका सेकेंड रिलेशन जो है दैट इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो दिस इज हाउ वी कैन डिटर्मिन फंक्शन एज रिलेशन। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे इर्द गिर्द जो मुख्तलिफ तरह के आपको रिलेशंस मिलेंगे दो क्वांटिटीज़ के बीच में, तो आप अपनी क्लास के स्टूडेंट्स और उनकी हाइट्स के दरमियान अगर रिलेशन डेवलप करें और पेयर्स बनाना शुरू करें, तो आप किस तरह से, दो ऑप्शंस होंगी आपके पास पेयर बनाने की। एक तो ये कि नेम और हाइट लिखें, और दूसरा जो तरीका होगा वो आपके पास हाइट और नेम वाला होगा। नेम हाइट एक ऑर्डर्ड पेयर होगा। जैसे मैंने कहा था कि अगर आप इनकी पोजीशन चेंज कर देंगे तो वो ऑर्डर्ड पेयर सेम नहीं रहता, ऑर्डर चेंज हो जाता है। सो ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर मैटर्स। तो या हाइट पहले आएगी और नाम आएगा, या नाम पहले आएगा और हाइट आएगी। अब थोड़ा सा आप टाइम पॉज करके तो ये सोचें कि इनमें से कौन सा वाला फंक्शन हो सकता है और कौन सा वाला नहीं हो सकता, राइट? तो देखते हैं कि अगर आप ये पहली वाली टाइप लेते हैं हाइट, जैसे मैं कहूँ कि 5 फीट हाइट है और 5 फीट हाइट के साथ एक स्टूडेंट 1 है, फिर 5 फीट हाइट के साथ एक स्टूडेंट 2 भी है, तो इसका मतलब ये तो रिपीट हो गया ना। अगर आप हाइट और स्टूडेंट्स का नाम बाद में लेते हैं तो आपका ये वाला फंक्शन जो, ये वाला जो रिलेशन है, ये फंक्शन नहीं, ये रिलेशन तो है लेकिन ये फंक्शन नहीं बनेगा। बट अगर आप नेम तो हर पर्सन के लिए एक यूनिक नेम है और उसके अगेंस्ट जो भी हाइट आएगी वो एक यूनिक वैल्यू आएगी। सो ये वाली जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, इनको अगर आप सेट बनाएंगे तो ये एक फंक्शन हो सकता है। तो ये उसके लिए हमने एक एग्जांपल भी ली है कि आपके पास ये कुछ स्टूडेंट्स हैं, जवेरिया है जिसकी 6 फीट हाइट है, मैमूना है जिसकी 5.7 फीट हाइट है, और इसी तरह राबिया है जिसकी 5 फीट हाइट है, कायनात की 5 फीट हाइट है, एंड सज्जाद की 6.5 फीट हाइट है। तो अगर हम इसका यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो आपको ये ऑर्डर्ड पेयर्स हमने प्लॉट करके देखे हैं, तो ये इस तरह का रिजल्ट मिलता है। अब आप देखते हैं यहाँ पर 5 के अगेंस्ट आपको दो आउटपुट्स मिल रही हैं, दो वैल्यूज ऑफ y मिल रही हैं, तो ये क्या हुआ, ये फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर आपके पास जो सारी वैल्यूज हैं, फॉर एवरी आउटपुट देयर इज ओनली वन, एवरी इनपुट देयर इज ओनली वन आउटपुट, तो इसका मतलब ये फंक्शन होगा और ये वाला नहीं होगा। सो अपने इर्द गिर्द आप कोई भी रिलेशंस देखें तो आप यू कैन जज के कौन सा वाला फंक्शन हो सकता है और कौन सा वाला फंक्शन नहीं हो सकता है। तो ये तो हो गया हमारा पहला चेक। अब हम इसको फॉर्मल जो डेफिनीशन है, जो मैथमेटिकली हम आपके किताब में यूज़ कर रहे होंगे, और इसको यूज़ करके हम इसके बाकी के जो कंपोनेंट्स हैं वो डिफाइन कर रहे होंगे। सो ये फॉर्मल डेफिनीशन है जो आपकी बुक में है। अ फंक्शन एफ फ्रॉम अ सेट डी टू सेट वाई, वो जो हम ए टू बी की बात कर रहे थे, तो हम यहाँ पर ए को क्या कह रहे हैं, सेट डी कह रहे हैं, और ये जो हमारा आउटपुट्स वाला सेट है उसको हम वाई कह रहे हैं। इज अ रूल that assigns a unique single element f of x, we read it as f of x belongs to y, ये इस सेट को बिलोंग कर रहा है, to each element x in d। तो इसका मतलब ये है कि हम डिफाइन कर रहे हैं एक फंक्शन f जो कि है d टू y डिफाइंड। अभी हमने कहा कि वो रिलेशन ही होता है, सो दिस इज अ रिलेशन, लेकिन कोई पर्टिकुलर जो प्रॉपर्टी है वो ये होगी कि दिस इज अ रूल दैट असाइंस अ यूनिक एलिमेंट एफ एक्स टू ईच एलिमेंट ऑफ एक्स ऑफ डी। तो इसका मतलब ये है कि डी के हर एलिमेंट का इमेज यहाँ होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो तभी हम कहते हैं कि दिस इज फंक्शन फ्रॉम डी टू वाई। तो ये जो डी सेट है इसको हम डोमेन भी कहते हैं, और जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इमेजेस का सेट बनता है वो ज़रूरी नहीं कि वाई के हर एलिमेंट जो है वो इमेज हो डी के हर किसी न किसी एलिमेंट का, तो ज़रूरी नहीं होता, लेकिन जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इमेजेस का सेट बनेगा वो सब सेट ऑफ वाई होगा, और उसको हम रेंज ऑफ द फंक्शन कहते हैं। तो डोमेन हमारा ये पूरा सेट डी होगा और रेंज हमारा जो है वो सब सेट ऑफ वाई होगा। हम आगे जो कैलकुलस में बात कर रहे हैं, जितना हम पढ़ रहे होंगे, तो हम हमेशा इनिशियलाइज करेंगे डोमेन ढूंढने के लिए सेट ऑफ रियल नंबर्स। हम कंसिडर ये करेंगे कि सेट ऑफ रियल नंबर्स है, लेकिन फिर उसमें से जो वैल्यूज हमें सूटेबल नहीं लग रही होंगी वो हम माइनस करते जाएंगे। वो तरीका हम आगे चल के सीखते हैं।
So this is another way to visualize this function as a kind of machine, कि अगर आप एक इनपुट वैल्यू इसके अंदर डालते हैं और ये प्रोसेस करता है, दिस इज अ मशीन, प्रोसेस करती है कुछ, उसके बाद वो एक्स अपनी असल हालत में वापस नहीं आता बल्कि वो कुछ डिफरेंट हो जाता है। तो समटाइम्स असल हालत में भी आता है, और ऐसे फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। तो डिफरेंट वैल्यू आ रही है, तो आपके पास कोई आउटपुट आ रही है, कुछ ना कुछ तो आउटपुट आ रही है प्रोसेस होने के बाद। तो वो क्या होगी, वैल्यू ऑफ फंक्शन होगी एट एक्स, राइट। तो ये जो इनपुट वैल्यूज हैं सारी मिलके, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, उसका अगर सेट इकट्ठा कर लें तो वो डोमेन बनती है ऑफ फंक्शन, और अगर आप आउटपुट वैल्यूज सारी जो है उसका सेट इकट्ठा कर लें तो वो क्या बनती है, रेंज ऑफ द फंक्शन। अब फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ डोमेन देख लेते हैं। सो डोमेन इज सेट ऑफ परमिटेड एक्स वैल्यूज। अब ये परमिटेड वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपसे कहा था कि आपने इनिशियली यही सोचना है कि आप जो फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं वो सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर कर रहे हैं, लेकिन समटाइम्स इस तरह का रिलेशन डिफाइंड होता है कि हर रियल वैल्यू परमिटेड नहीं होती। अब परमिटेड वैल्यू कौन सी होगी, कि जहां पर आपकी आउटपुट जो है ना वो रियल नहीं आ रही। आप इनपुट रियल दे रहे हैं लेकिन आपकी आउटपुट रियल नहीं आ रही। आपकी आउटपुट का रियल होना भी जरूरी है, तभी वो फंक्शन जो है वो रियल वैल्यूड होगा। जो इसकी इनपुट और आउटपुट दोनों रियल वैल्यूज होंगे तो फंक्शन क्या होगा, रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। तो वो वैल्यूज जिनके लिए आपको आउटपुट रियल ना मिल रही हो वो परमिटेड वैल्यूज नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम देख लेते हैं, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, लेट मी राइट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दिस इज अ फंक्शन, क्योंकि x की एक वैल्यू के लिए आपके पास y की एक यूनिक वैल्यू आ रही है, x की एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यूज नहीं आ रही हैं। तो दिस इज अ फंक्शन, और इसमें आप x, और हम फिर भी बात कर रहे हैं कि x इज एनी रियल नंबर। अब x की हर रियल वैल्यू के अगेंस्ट उसका स्क्वायर जो है दिस इज ऑल्सो रियल। तो इसका मतलब है कि आपकी आउटपुट भी रियल आ रही है, आप इनपुट रियल दे रहे हैं, आउटपुट भी रियल आ रही है। तो ये पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स जो है ना परमिटेड x वैल्यूज में आ जाएगा। तो इसका मतलब इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, होल सेट ऑफ रियल नंबर्स। अच्छा, अब एक और डिफाइन करते हैं, लाइक इफ वी हैव y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x, और हम फिर यही कह रहे हैं कि x जो है हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स को का ही कोई एलिमेंट है, आई मीन रियल नंबर ही है। तो अब यहाँ पर आपको पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स इज नॉट डिफाइंड। तो वेन एवर एक्स इज नेगेटिव रियल नंबर तो आपके पास जो आउटपुट है ना वो रियल नहीं रहती। ठीक है। सो इसका मतलब परमिटेड एक्स वैल्यूज कौन सी होंगी, ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो पे तो स्क्वायर रूट जीरो आएगा, दैट इज रियल नंबर। लेकिन जब आप यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू प्लग इन करेंगे तो आपके पास जो आउटपुट आएगी वो रियल वैल्यू नहीं होगी। तो इसका मतलब कि वो नेगेटिव वैल्यू इज नॉट अ परमिटेड वैल्यू ऑफ एक्स फॉर दिस केस। ठीक। सो दिस इज हाउ यू कैन डिटर्मिन परमिटेड एक्स वैल्यूज, जहां से हमें डोमेन मिलती है। आगे है जी रेंज, और रेंज इज द सेट ऑफ फाउंड वैल्यूज ऑफ y। मतलब जो आप x को इनपुट दे रहे हैं उसके अगेंस्ट भी तो सेट ऑफ वैल्यूज आ रहा है, तो वो जो सेट ऑफ वैल्यूज है दैट इज कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन, एंड दीज विल बी कॉल्ड इमेजेस, सेट ऑफ इमेजेस भी इसको कहते हैं। तो ये आपका डोमेन सेट इस तरह से, और यहाँ से आपके इमेजेस आ रहे हैं जो कि इमेज सेट फॉर्म करते हैं, और उसको हम रेंज कहते हैं। तो हमने आगे फंक्शंस की डेफिनेशन करते हुए, फंक्शंस को वेरीफाई करते हुए कि वेदर अ रिलेशन इज फंक्शन और नॉट, और उसकी डोमेन और रेंज ढूंढने के लिए हमें ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिलेशन फंक्शंस जो है वो याद रखने हमेशा। पहला क्या होगा, ईच एलिमेंट ऑफ ए, अगर हमारा फंक्शन जो है वो सेट ए टू सेट बी है, ये मैंने इंपॉर्टेंस आपको बता दी कि हमें सेट ऑफ इनपुट्स और सेट ऑफ आउटपुट्स कैटेगोरिकली डिफाइन करना होता है। So each element of set A must be matched with an element of B. तो set A to set B कब फंक्शन होता है, जब डोमेन जो है ना पूरा सेट A हो जाए। ठीक हो गया। और आपका जो इसका मतलब ये होता है कि सेट ए के हर एलिमेंट के लिए आपके पास सेट बी में कोई ना कोई इमेज होगा। सो सम एलिमेंट्स ऑफ बी मे नॉट बी मैच्ड विद एनी एलिमेंट ऑफ ए। मतलब ये कि हमारा रेंज का पूरा सेट बी होना जरूरी नहीं है। नंबर 3, 2 और मोर एलिमेंट्स ऑफ ए मे बी मैच्ड विद द सेम एलिमेंट ऑफ बी। यानी जो हम कह रहे थे कि यूनिक इमेज होना चाहिए, मतलब इसका ये है कि आप बड़े आसान से वर्ड्स में, अगर आपके पास ऑर्डर्ड पेयर्स ए भी हैं फंक्शन के अंदर, तो ए जो है ना ये वाले एलिमेंट्स में जो इनपुट्स हैं वहां पे रेपिटेशन नहीं आनी चाहिए ऑर्डर्ड पेयर्स में। वेयर एज आपके जो इमेज है वो एक इमेज हो सकता है मोर देन
one elements of A. तो an element A cannot be matched with two different elements of B. अच्छा, अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देती हूँ. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन जो कि आपने सुने होंगे. ऑन टू फंक्शंस होता है, वन टू वन फंक्शंस होता है और बाइजेक्टिव फंक्शन होता है. सो समटाइम्स फंक्शन ऑन टू भी नहीं होता और वन टू वन भी नहीं होता. समटाइम्स वन टू वन होता है, ऑन टू नहीं होता. समटाइम्स ऑन टू होता है, वन टू वन नहीं होता. समटाइम्स दोनों भी होता है. तो इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेकर देखते हैं. जो मैं पहली एग्जांपल आपको दे रही हूँ, ये ना तो ऑन टू होगा और ना ही आपके पास ये फंक्शन होगा वन टू वन. सो मैं कह रही हूँ सेट ए को और सेट पी को हम ले लेते हैं ए बी. और मैं इस तरह से एक रिलेशन डिफाइन कर रही हूँ कि वन गोज टू ए और थ्री, मतलब इमेज ऑफ वन अंडर दिस रिलेशन फंक्शन इज ए. और हम कहते हैं कि फंक्शन है हमारा ए टू बी. तो अब देखें ए के हर एलिमेंट का, अब यहाँ पे ये सारी कैरेक्टरिस्टिक मैच करने की कोशिश करें. ए के हर एलिमेंट का इमेज जो है वो सेट पी के अंदर मौजूद है. लेकिन सेट पी के हर एलिमेंट हर एलिमेंट जो है ना वो ए के किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज नहीं है. बी जो है वो किसी का भी इमेज नहीं है. इसी तरह आपकी जो डोमेन है वो पूरा का पूरा सेट ए है, ये होना चाहिए. ये भी हमने बात की इन कैरेक्टरिस्टिक्स में. और आपके सेट बी को ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा का पूरा सेट बी जो है वही रेंज का सेट बन जाए. सो ये भी ज़रूरी नहीं है. तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा. सो अगर ये तो एक हमने सिंपल सी फंक्शन की डेफिनेशन ले ली. अब अगर इसके अंदर ये हो जाए कि रेंज जो है ना, क्योंकि डोमेन में तो सेट ए होना ही है अगर आपका फंक्शन जो है वो फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड है. सो रेंज अगर सेट बी बन जाती है, पूरा का पूरा सेट बी, तो वो ऑन टू फंक्शन हो जाता है. राइट. तो मैं अब ऑन टू की एग्जांपल दे देती हूँ. ये वो है जो कि वन टू वन ऑन टू दोनों नहीं है. ठीक है, नन. सो ये फंक्शन है बस, लेकिन ये ना तो ऑन टू है ना वन टू वन है. अब हम ऑन टू की बात करते हैं कि ऑन टू के लिए अगर मैं वन टू थ्री और यहाँ मैं ले लेती हूँ ए बी, तो और मैं डिफाइन ऐसे कर देती हूँ. सो अब आपका क्या हुआ है कि रेंज जो है ना वो सारी सेट बी बन गई है. लेकिन आपका वन टू वन नहीं है, कि मतलब सेट बी के हर एलिमेंट का यूनिक प्री इमेज नहीं है. ठीक है, क्योंकि सेट बी के दो प्री इमेजेस हैं. इधर दो एलिमेंट्स ए में हैं जिनका इमेज बी है. तो इस सूरत में ये वन टू वन तो नहीं है, लेकिन ये ऑन टू हो गया. ऑन टू बट नॉट वन टू वन. इसी तरह हमारा कोई ऐसा भी हो सकता है कि जो ऑन टू ना हो और वन टू वन हो जाए. सो वो एग्जांपल भी लेकर देख लेते हैं. अब इधर मैं लिख रही हूँ वन टू और इधर मैं लिख रही हूँ ए बी सी. तो मैं ऐसे कर रही हूँ. अब ये वन टू वन है कि मतलब इधर तो यूनिक थे ही इमेजेस, इधर प्री इमेजेस भी यूनिक हैं. यानी बी का एक ही प्री इमेज है, इसी तरह ए का भी एक ही प्री इमेज है, यानी एक ही एलिमेंट है ए का जिसका वो ए इमेज है. सो ये क्या है, ये वन टू वन है लेकिन ये ऑन टू नहीं है. राइट. तो इस तरह से आप ये भी डिफरेंट टाइप के फंक्शंस जो है आपके जहन में रहने चाहिए, ताकि आगे चल के अगर हमें ज़रूरत पड़े तो आपको पता हो. सो वन टू थ्री ए बी सी. अब मैं ऐसा बना रही हूँ जो कि वन टू वन भी है और जो ऑन टू भी है, कि अगर आप इसको ये फिर से हम डिफाइन कर रहे हैं ए टू बी. अब इसकी डोमेन, जो डोमेन ने तो पूरा सेट ए होना है इफ दिस इज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी. और अब आपकी रेंज भी पूरा सेट बी है, यानी ये ऑन टू की प्रॉपर्टी भी फुलफिल कर रहा है. इसके अलावा आपका कोई भी जो एलिमेंट है सेट बी का, वो एक से ज़्यादा एलिमेंट्स सेट ए के एलिमेंट्स का इमेज नहीं है. यूनिक इमेजेस हैं और यूनिक प्री इमेजेस हैं. सो दिस इज वन टू वन एंड ऑन टू बोथ. ठीक हो गया. सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस. अब हम कुछ एग्जांपल्स लेके देखते हैं कि हमारे पास जो डेटा गिवन है, ये एक टेबल फॉर्म में आपके पास डेटा गिवन है इनपुट और आउटपुट वैल्यूज का. आपको पेयर्स की फॉर्म्स में भी गिवन हो सकता है, आपको ग्राफिकली भी गिवन हो सकता है. और इसके अलावा आप स्टेटमेंट में भी, जैसे मैंने आपको पीछे हाइट्स और उसकी दी स्टूडेंट्स की एग्जांपल, तो कोई डिस्क्रिप्शन भी हो सकती है रिलेशन की. और ये चेक करना कि वेदर दैट इज फंक्शन और नॉट. तो ये डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट अ फंक्शन. सो ये जो है हमारी टेबुलर फॉर्म है. टेबल के अंदर आपको डेटा गिवन है. अब आप इनपुट्स देखें तो यहाँ इनपुट 1 2 3 4 5 6 और कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट्स मिल रहे हैं. सो ये क्या हुआ, ये फंक्शन है. ये जो रिलेशन हमें इस टेबल में नजर आ रहा है एक्स और वाई के बीच में, तो वो फंक्शन है. अब यहाँ पर अगर आप देखें, सो इनपुट आपकी ये x है और आउटपुट आपकी y है. तो यहाँ पर 3 के
3 इमेजेस हैं, राइट। सो एक ही एलिमेंट जो 3 है उसके 3 इमेजेस हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन नहीं होगा। अब ये आप कोऑर्डिनेट पेयर्स में सेट में दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी अगर आप देखें, आपने ये देखना है कि आपका ये जो इनपुट एलिमेंट है ये रिपीट तो नहीं हो रहा, कहीं एक एलिमेंट के एक से ज़्यादा इमेजेस तो नहीं है। सो 3 4 5 7 8, इसका मतलब है कि दिस इज फंक्शन। और इसकी डोमेन अगर आप देखना चाहें तो पहले एलिमेंट जो है ऑर्डर्ड पेयर्स के उनको इकट्ठा कर लो, तो दैट इज डोमेन। और जो आप रेंज के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके सेट बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड रेंज, मतलब आउटपुट के एलिमेंट्स का। सिमिलरली यू हैव दिस रिलेशन। अब देखते हैं कि पहले ये फंक्शन है या नहीं। सो 5 6 3 4, यहाँ आके रेपिटेशन होगी, so ये 5 दो दफा आ गया, इसका मतलब दिस इज नॉट अ फंक्शन। तो डोमेन अगर आपने ऑल्दो फंक्शन नहीं है, बट डोमेन ऑफ रिलेशन और रेंज ऑफ रिलेशन भी तो होती है, तो दिस इज डोमेन एंड रेंज। अब हमने फिर ये चेक करना है कि वेदर दिस इज डोमेन, वेदर दिस इज फंक्शन और नॉट। तो उसके लिए फिर से हमने वही चेक करना है कि हमारी ऑर्डर्ड पेयर्स में कोई वैल्यू रिपीट तो नहीं हो रही है। सो नहीं रिपीट हो रही है, इसलिए दिस इज फंक्शन, और ये इसकी डोमेन और रेंज आ गए। अब ये एक ग्राफिकली हमने ऑर्डर पेयर्स जो हैं वो प्लॉट किए हुए हैं। अगर आप इनके कोऑर्डिनेट्स देखना चाहें तो दिस इज -2, x -2 है, और y जो है दैट इज 3। इसी तरह यहाँ पर -1 और 0 है। इधर आपके पास है 0, y एक्सिस पे है ये पॉइंट, तो 0 होगा x, और -1 y की वैल्यू है। ये ऑर्डर पेयर आपका बनता है 1 0, और ये वाला ऑर्डर पेयर बनता है 2 3। सो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो कोई रेपिटेशन नहीं है, हर x की एक वैल्यू के लिए एक ही आपको इमेज नजर आ रहा है। सो दिस इज फंक्शन। सिमिलरली वी हैव दिस रिलेशन, और ये वाला जो है ये फंक्शन नहीं है, इधर वाला, और ये जो है ये फंक्शन है। सो आपने डिफरेंट टाइप के रिप्रेजेंटेशन देख लिए। अब ये एक इक्वेशन फॉर्म में रिलेशन है बिटवीन x एंड y। x इज सपोज टू बी इनपुट वेरिएबल, और y जो है हमारा आउटपुट वेरिएबल है। तो यहाँ से अगर आप डेटा इकट्ठा करने की कोशिश करें, x को डिफरेंट वैल्यूज दें, आपको कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y मिल रही हैं, और x की वैल्यूज को हम इनपुट कह रहे हैं और y की वैल्यूज को हम आउटपुट कह रहे हैं। और यहाँ से आपको कुछ वैल्यूज के बाद पता चलता है कि ये कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है इधर इनपुट्स में, और ये आपका फंक्शन क्या हुआ, ये रिलेशन क्या हुआ, फंक्शन हो गया। अब इसका ग्राफ बनाना चाहें, अच्छा, इस तरह के जितने भी हमारे पास रिलेशंस होंगे जो कि लीनियर हैं, तो उनके ग्राफ हमारे पास लाइंस बनेंगे। तो लाइन की जो एक आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जिसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी कहते हैं, mx + c। तो इसमें कोएफिशिएंट ऑफ इफ योर लीनियर एक्सप्रेशन इज इन दिस फॉर्म, दैट इज y is equal to a linear expression, तो वो जो x का कोएफिशिएंट होता है ना, दैट इज स्लोप ऑफ द लाइन, ये ग्रेडियंट भी कहते हैं इसको। और c जो है उसको हम y इंटरसेप्ट कहते हैं। मतलब ये कि जैसे ये वाली लाइन है, तो इसमें आपके पास इसका ग्रेडियंट क्या है 1, और इधर आपके पास y इंटरसेप्ट क्या है 2। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर y इंटरसेप्ट का मतलब कि ये ग्राफ जो है y एक्सिस को जहाँ पर कट करता है, y एक्सिस पे चूंकि x 0 होता है, तो आप x को 0 लेंगे तो जो पॉइंट यहाँ पर आ रहा होगा दैट इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट। तो ये C हमें हमेशा क्या देता है, y इंटरसेप्ट, और m हमें क्या देता है, ग्रेडियंट। और आपने जब भी कोई लाइन ड्रॉ करनी है तो बहुत आसान सा इसका तरीका होता है कि आप कोई से 2 पॉइंट बस लाइन के ढूंढ लें और उनको मिला के एक लाइन बना लें। सो 2 पॉइंट्स आर सफिशिएंट टू ड्रॉ अ लाइन। सो हमें इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए जब हमें पता हो कि इसका ग्राफ जो है वो लाइन होगा। नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशंस। आप यहाँ पे 2 रिलेशंस देख रहे हैं, y इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, x इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y। अब होपफुली आप फेमिलियर होंगे इस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x वाले रिलेशन से, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसको कैसे डिफाइन करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x को। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू x when x is greater or equal to 0 and equal to negative x when x is less than 0। तो इसकी एग्जांपल्स देके देख लेते हैं कि अगर आप 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं तो हमें अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन यहाँ पर x ही आना चाहिए। सो हमारा x क्या है 2, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 आ गया। इसी तरह अगर आप -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन कि हमारा x जो है वो लेस देन 0 है, तो हमारे इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेगेटिव ऑफ -2, एंड दैट इज 2। तो इन शॉर्ट वो आपका हमेशा क्या बनना है, पॉजिटिव वैल्यू ही बनना है, लेकिन इसको डिफाइन हम इस तरह से करते हैं। तो अगर आप इसको देखें y इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, तो ये फंक्शन है। जबकि यहाँ पर जब x इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y के लिए आप इसी तरह सेट ऑफ वैल्यूज बनाने लगेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके पास
एक इनपुट के लिए एक से ज़्यादा आउटपुट्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेकंड वाला है ये हमारा फंक्शन नहीं है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 1 है एक्स की वैल्यू, लेकिन -1 और 1 दोनों वैल्यूज ऑफ वाई के लिए ये 1 ही होगी। सो ये जो है हमारा, क्योंकि हम इसी तरह से इसको लेकर चल रहे हैं कि एक्स हमारा इनपुट वेरिएबल है और वाई हमारा आउटपुट वेरिएबल है। सो अकॉर्डिंग टू दिस नोटेशन हमारे पास दिस इज नॉट अ फंक्शन। अब हम इस तरह के रिलेशंस जो हमने पहले भी बताया कि हम जो यूजुअली काम कर रहे होंगे वो इस टाइप के रिलेशंस में कर रहे होंगे कि हमारे पास एक रूल डिफाइंड है विच डिफाइंस अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, और एक्स को हम इनपुट ले रहे हैं और वाई को हम आउटपुट वेरिएबल ले रहे हैं। अब हम देखते हैं कि हमने इनकी डोमेन और रेंज कैसे ढूंढनी है। ये मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज अ फंक्शन। अब इसकी डोमेन ढूंढने के लिए ये भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि इनिशियली आपने क्या ही अस्यूम करना है कि x जो है वो एक रियल नंबर है। अब हमने ये देखना है कि परमिटेड वैल्यूज ऑफ x क्या हैं जो इस रिलेशन के लिए परमिटेड है, और जो नहीं परमिटेड है, मतलब नॉन परमिटेड वैल्यूज कौन सी हैं कि x की वो वैल्यूज जिनके लिए y आपका यानी आउटपुट जो है वो क्या आ जाए, रियल ना रहे। ठीक है, या डिफाइन ना हो, डिवीजन बाय जीरो वाला केस हो जाए, या फिर रियल ना रहे, इमेजिनरी हो जाए। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो x की कोई भी रियल वैल्यू लें तो उसका स्क्वायर इज ऑल्सो रियल नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सारा का सारा सेट ऑफ रियल नंबर्स जो है ना वो परमिटेड वैल्यूज ऑफ x में आ जाता है। तो हमारी डोमेन को क्या होना चाहिए, पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स। पूरे सेट ऑफ रियल नंबर्स को अगर आपने इंटरवल फॉर्म में लिखना है तो इस तरह से लिखते हैं हम, -∞ to ∞। सो अब हमने देखना है कि रेंज क्या आएगी। अच्छा, अब यहाँ पर भी रेंज को भी हम इनिशियल तो यही अस्यूम करते हैं कि वो सेट ऑफ रियल नंबर्स में से ही आ रही है, लेकिन अब यहाँ पर अगर आप देखें तो नेगेटिव नंबर कभी भी नहीं आएगा। वाई की वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं हो सकती, क्योंकि वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो जब कभी भी आपके पास एक्स रियल नंबर है तो स्क्वायर तो कभी नेगेटिव नहीं होगा रियल नंबर्स का। तो चूंकि हम डोमेन रियल नंबर्स ले रहे हैं तो इसलिए हमारा जो स्क्वायर ऑफ रियल नंबर है दैट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव नंबर। सो यहाँ से रेंज हमारी फिर क्या आनी चाहिए कि 0, इन्फिनिटी, इधर से ओपन होगा और इधर से क्लोज, या आप यूं भी कह सकते हैं y इज मोर देन इक्वल टू 0। सो ये आपके पास डोमेन है, रेंज ऑफ फंक्शन आ गई। सिमिलरली वी हैव अनदर फंक्शन y इज इक्वल टू 1/x। अब यहाँ पर भी आपके पास x की एक वैल्यू के लिए एक ही आउटपुट आ रही है। अब यहाँ हमने फिर देखने डोमेन ढूंढने के लिए कि हमारा x जो है x शुड बी रियल नंबर। पहली बात तो यही है क्योंकि हम रियल वैल्यूज फंक्शंस के ऊपर बात कर रहे हैं। एक्स रियल नंबर अब परमिटेड, अब कोई ऐसी वैल्यू जो कि परमिटेड नहीं है। परमिटेड नहीं का मतलब यहाँ जहाँ पर वाई डिफाइन नहीं है, वाई रियल नहीं है। अब फॉर एवरी वैल्यू ऑफ नॉन जीरो वैल्यू ऑफ एक्स तो आपके पास वाई रियल नंबर ही रह रहा है, लेकिन जीरो के ऊपर 1/0 हो रहा है विच इज नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब ये है कि परमिट एक्स इज इक्वल टू 0 इज नॉट परमिटेड वैल्यू इन दिस केस, तो हमारी डोमेन में से निकल जाएगी, हमारी डोमेन में नहीं आएगी। तो उसको आप डोमेन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि वो सेट ऑफ रियल नंबर्स -0 हो जाए, इस तरह भी लिख सकते हैं। या फिर आप अगर उसे इंटरवल फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो आपने 0 को एलिमिनेट करना है, तो आप 0 से ब्रेक कर देंगे इंटरवल, ओपन इंटरवल आएगा ताकि आपका 0 जो है वो एक्सक्लूडेड रहे। सो ये इस तरह लिखेंगे तो भी आपका 0 एक्सक्लूड हो गया। सो ये डोमेन आ गई। अब रेंज के लिए भी कभी भी हमारे y की वैल्यू 0 नहीं होगी, बाकी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। जितना x बड़ा होता जाएगा y की वैल्यू उतनी छोटी वैल्यूज आती जाएंगी, जितना x छोटा होता जाएगा x बड़ा होता जाएगा y की वैल्यू छोटी, और x छोटा होता जाएगा तो y की वैल्यू बड़ी। सो हर तरह का रियल नंबर पॉजिटिव नेगेटिव, x नेगेटिव है तो y नेगेटिव है, x पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव, लेकिन ये कभी भी 0 नहीं होगा y की वैल्यू। सो यही हमारी डोमेन होगी और यही हमारी रेंज हो जाएगी। नेक्स्ट वी हैव थर्ड फंक्शन, और इसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हुए हैं पहले कि y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। तो सबसे पहले तो हमने इसकी डोमेन ढूंढनी है। डोमेन ढूंढने का मतलब ये है कि हमने परमिटेड वैल्यूज ऑफ x ढूंढने हैं। सो परमिटेड वैल्यूज ऑफ x, हम x कहाँ से ले रहे हैं, पहले तो हमें वो सेट का पता होना जरूरी है। तो x हम रियल नंबर चूज कर रहे हैं। सो हमें पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट अ रियल नंबर, ठीक है, वो इमेजिनरी नंबर बन जाता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि x की नेगेटिव वैल्यूज आर नॉट परमिटेड, तो x कैन बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक, तो इसको लिखने का वही तरीका जो भी हमने सीखा था, 0 इन्फिनिटी, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसकी जो वैल्यूज होंगी y की वैल्यूज वो भी सेम ही होंगी। तो ये आपकी डोमेन एंड रेंज आ गई, क्योंकि ये कभी नेगेटिव तो होगा नहीं, क्योंकि स्क्वायर रूट के बाहर नेगेटिव साइन नहीं है। सो अब नेक्स्ट देखते हैं, जब कभी भी आपके पास स्क्वायर रूट हो, स्क्वायर रूट
में एक रिलेशन गिवन हो तो आपने फौरन से क्या करना है, जो कुछ स्क्वायर रूट के अंदर है, मतलब जिसका आप स्क्वायर रूट ले रहे हैं, उस पर कंडीशन इम्पोज कर दें कि दैट इज मोर देन इक्वल टू 0। तो वहां से आपको एक्स पे कंडीशन मिल जाएगी या परमिटेड वैल्यूज ऑफ एक्स मिल जाएंगी। सो यहाँ पे इन दिस केस आपके पास क्या होना चाहिए, परमिटेड वैल्यूज क्या होंगी, इफ 4 माइनस एक्स इज मोर देन और इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हुआ कि इफ एक्स इज लेस और इक्वल टू 4, तो इसका मतलब हमारी परमिटेड वैल्यूज क्या हैं, एक्स लेस और इक्वल टू 4। तो अगर आप इसे इंटरवल में लिखना चाहेंगे तो माइनस इन्फिनिटी टू 4, एंड सिंस 4 इज इंक्लूडेड तो इस तरह से क्लोज्ड होगा इंटरवल, राइट। अब हमने ये देखना है कि यहाँ पे क्या वैल्यूज आएंगे। तो यहाँ पर आपकी पॉजिटिव, वही जो हमने ऊपर यहाँ पे डोमेन ढूंढी है, और सॉरी रेंज ढूंढी है, वही रेंज हमारी यहाँ पर भी बन जाएगी। अब आपके लिए होपफुली काम आसान हो गया। सो अगेन वी हैव अनदर फंक्शन जो कि फिर उसी फॉर्म में आ रहा है, हमारी रेडिकल फॉर्म में स्क्वायर रूट आ रहा है। सो फिर हम इस पे क्या कंडीशन इम्पोज करेंगे कि हमें परमिटेड वैल्यूज कहाँ से मिलनी है, when 1 minus x square is more than equal to 0. So in order to have a real y, 1 minus x square should be more than or equal to 0. तो वो कंडीशन हम इम्पोज करते हैं और यहाँ से हम देखते हैं कि हमें x की क्या अलाउड और परमिटेड वैल्यूज मिलती हैं। सो यहाँ से हमें मिल रहा है एक्स स्क्वायर इज लेस और इक्वल टू 1। तो आप इसको किसी भी तरह से देख सकते हैं। आप यहाँ से अगर देखें यानी 1 और -1, तो ये जो है रीजन यहाँ से यहाँ तक का, वो लेस और इक्वल टू 1, स्क्वायर यहाँ पर हमेशा लेस और इक्वल, तो जैसे आप 1 से इधर जाएंगे तो स्क्वायर ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो ये एक इंटरवल है। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू 0 का मतलब है कि एक्स स्क्वायर -1 इज लेस और इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन जाती है। आप इसके जीरोस ढूंढें, वो क्या होंगे, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 लेस और इक्वल टू 0। अब आप इसका ग्राफ ऐसी ड्रॉ करने की कोशिश करें, ये इस टाइप का ग्राफ होगा, क्योंकि स्क्वायर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव है, तो ये ओपन अप वाला पैराबोला बनता है और ये इसके जीरोस हैं -1 और 1। अब अगर आप देखें तो कौन सा वाला पोर्शन जो है वो बिलो एक्स एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस, ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई। सो बिलो एक्स एक्सिस ये वाला पार्ट है, और ये वाला पार्ट एक्स की किन वैल्यूज के लिए आ रहा है, ये वाई की वैल्यूज किन वैल्यूज के लिए आ रही हैं, जो कि -1 और 1 के बीच में, यानी इधर लाई करती हैं, बिटवीन द जीरोस लाई करती हैं। तो आपकी डोमेन फिर क्या हो गई, यानी परमिटेड वैल्यूज ऑफ एक्स क्या हो गए, -1 1, क्लोज्ड इंटरवल हो गया, यानी एक्स इज लेस और इक्वल टू 1 एंड मोर देन इक्वल टू -1। सो ये इस तरफ राइट साइड पे ग्रेटर वैल्यूज हैं और लेफ्ट साइड पे लेस वैल्यूज होती हैं। सो ये आपकी डोमेन आ गई। अब यहाँ से फिर से रेंज ढूंढने के लिए आपने यही वैल्यूज प्लग इन करके देखनी है। तो इस दफ़ा रेंज आपकी जो है वो इन्फिनिटी तक तो नहीं जाएगी, वो क्या बनेगी, 0 1 क्लोज्ड इंटरवल रेंज बन जाएगी। ये आप खुद से वेरीफाई करने की भी कोशिश कीजिएगा ताकि आपको खुद भी आइडिया हो कि हम क्या कर रहे हैं। तो आई होप कि इन एग्जांपल्स के साथ आपको डोमेन और रेंज लेना फंक्शन की समझ आ गया होगा। नाउ वी हैव मोर एग्जांपल्स इसी तरह के, ये अभी हमने जैसे किया। सो फंक्शन है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह एक और हमारे पास जो समरी कह लें, अभी तक जो कुछ हमने डिस्कस किया है उसकी उसको समराइज करने के लिए फंक्शन को हम कितने तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वर्बली, न्यूमेरिकली, ये मैंने अभी थोड़ा सा डिस्कस भी किया था। तो ये पेज पूरा आपको जो है वो समरी दे रहा है। न्यूमेरिकली कर सकते हैं, ग्राफिकली कर सकते हैं, मतलब जो रिलेशन एक बन रहा है वो कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करें और एक ग्राफ ड्रॉ कर दें। फिर अलजेब्रिकली कर सकते हैं, जो हमने अभी देखा था कि रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। अब ये डेफिनेशन है हमारे पास फंक्शन की, और मैंने ये इतने सारे यहाँ पर एग्जाम्पल्स जो हैं वो लिख दिए हैं। अब हमने ये देखना है कि इनमें से कौन सा फंक्शन है और कौन सा नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारे फंक्शन हो। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये -2 रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब कि ये फंक्शन नहीं है। तो ये जो मुझे नहीं वाली नज़र आ गई है, सो लेट्स ट्राई। जो पहला आपका है ये वाला, पे चेक डिपेंड्स ऑन आवर्स वर्क, तो ये फंक्शन है। अच्छा, ये बाय सेंटेंस हम इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। न्यूमेरिकली आपने लिस्ट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स देखा था, एक टेबल देखा था। सो ये लिस्ट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स में ये तो नॉट अ फंक्शन है, और ये पहले वाला हमारा फंक्शन है। तो इसी तरह
आपकी ये जो टेबल है इसमें भी आप देख रहे हैं कि वो सारे डिफरेंट इनपुट्स हैं, तो इसका मतलब ये भी फंक्शन है। अब ग्राफिकली जो है पहले वाले में अगर आप देखें तो x की हर वैल्यू के लिए एक यूनिक y की वैल्यू है, सो दिस इज फंक्शन। लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखूं तो x की वैल्यू -1 पे y की ये वैल्यू भी आ रही है और y की ये वाली वैल्यू भी आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो है वो रिपीट हो रही है। इसी तरह y x की वैल्यू 0 के लिए y की वैल्यू ये भी आ रही है जो कि 3 है, और y की वैल्यू -3 भी आ रही है। सो इसका मतलब 0 3 और 0 -3 जो है ना, ये तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है। तो ये पहला फंक्शन है और दूसरा हमारा फंक्शन नहीं है। अब हम देखते हैं ये वाला। सो पहले वाला जो है वो हमारा फंक्शन है, और दूसरे वाला ये भी शायद हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आपको x की एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यूज मिलनी है, सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करके देखते हैं। जो डोमेन और रेंज हमने ढूंढना सीखा है, तो हम देखते हैं कि हम यहाँ पर इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है 1 + x²। तो यहाँ पर अगर आप देखें, मैं यहाँ लिखती हूँ y = 1 + x² या f(x) = 1 + x²। मतलब ये फंक्शन की नोटेशन हमने देखा कि f(x) भी लिख सकते हैं, f डिपेंड्स अपॉन x। इससे हमें ये पता चलता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। तो जब कभी भी आप फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। सो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल y होगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो इनपुट होता है इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल जो आउटपुट होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा। सो यहाँ पर y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी, फिर हमने स्टार्ट करना है कि x जो है ना रियल नंबर है। अब कौन सी परमिटेड वैल्यूज हैं, तो आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर प्लग इन करेंगे तो आपका y जो है उसकी एक रियल वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब है कि सारा का सारा सेट ऑफ रियल नंबर्स जो है हमारी डोमेन क्या बनी, पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो हम लिख सकते हैं -∞, इन्फिनिटी। अब हमने यहाँ पे देखना है कि हमारा जो y है वो क्या बनेगा। अब सिंस वी नो दैट के x² इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x विच इज रियल, तो x² इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या होगा, 1 + x² क्या बन जाएगा, ग्रेटर और इक्वल टू 1। तो इसका मतलब हमारा y इज ग्रेटर और इक्वल टू 1। तो हमारी रेंज फिर क्या हो जाएगी, रेंज बन जाएगी इंटरवल 1, यानी 1 इज इंक्लूडेड, तो 1 इन्फिनिटी, राइट। एंड सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखें जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें f(x) इज डिफाइंड टू बी √5x + 10। स्क्वायर रूट वाली मैंने आपको भी बताई है कि आपने इसको कैसे ढूंढना है। इसके लिए परमिटेड वैल्यूज ढूंढने के लिए आपने कंडीशन इंपोज करनी है कि 5x + 10 इज मोर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास 5x इज मोर देन इक्वल टू -10, तो x इज मोर देन इक्वल टू -10 डिवाइड बाय 5, तो x इज ग्रेटर और इक्वल टू -2। तो यहाँ से हमारी डोमेन फिर क्या बनेगी इस फंक्शन के लिए, वो बन जाएगी -2, जो कि ग्रेटर इक्वल भी है तो यहाँ पे क्लोज्ड होगा इस साइड से, और इन्फिनिटी तक, ठीक है। सो दिस इज डोमेन। अब हमने देखना है कि इसकी रेंज क्या होगी। सो जब आप यहाँ पे -2 लेंगे तो ये 0 आ जाएगा। इसी तरह आपको डिफरेंट वैल्यूज जो हैं वो मिलते जाएंगे, और इसमें आपकी डोमेन x की वैल्यूज इंक्रीज करते जाएंगे तो ये इन्फिनिटी तक जारी है। सो इट मीन्स के इसकी जो रेंज होगी वो होगी 0 इन्फिनिट, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू यहाँ से नहीं आ रही है और इसमें रिस्ट्रिक्टेड भी नहीं है वैल्यूज, तो यहाँ पर ये आपके पास इसकी रेंज आ जाएगी। सिमिलरली यू कैन सॉल्व अदर प्रॉब्लम्स, आप सॉल्व करें, और इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट बिलो, तो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। टेक केयर, बाय।